तो हेलो एवरीवन। अभी तक आपने मार्केट में सीडीएस 2024 सीडीएस 1 एग्ज़ाम के रिव्यूज़ तो देख ही लिए होंगे। ताबड़तोड़ रिव्यूज़ आ रहे हैं भाई साहब। और काफ़ी लोग डरे हुए हैं। जो एग्ज़ाम का नेचर है उसको देख के भाई साहब, ना आपका लक्ष्मीकांत काम आ रहा है, ना स्पेक्ट्रम काम आ रहा है, ना कोई चुड़नाल के नोट्स वगैरह, कोई इकोनॉमी, ठीक है, किसी के। इन सब चीज़ों का रोल लगभग लगभग इसमें एलिमिनेट होता हुआ आपको दिख रहा है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे भाई साहब, वो ऐसे क्वेश्चन। अब जाओ जाकर के सवाई जयसिंह के बारे में इतना पढ़ो, है ना। ये मान कौतूहल कौन था, ये मन कौतूहल, ये किसने लिखा, अंडर द एजेस ऑफ, है ना। एंड देन ये सब चीज़ें, सुगम्य भारत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में कहाँ पे आपके हीरे की माइनिंग होती थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे, सारी जितना भी मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है उसको एकदम उसके इफेक्ट को ही, उस अवेलेबिलिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का इनकी यूपीएससी की कोशिश है। सीएससी में तो ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है। लेकिन मैं अपना अपना एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस बताऊंगा इस एग्जाम का। देखो, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आ, जो भी इस टाइम पे मार्केट में आपको इसके एनालिसिस अवेलेबल दिख रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ दोज पीपल के हैं, उन लोगों के हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। ठीक है, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे ही नहीं है, जिन्होंने सोचा ही नहीं है या फिर देखा ही नहीं है, वो चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं है कि भाई साहब जिन क्वेश्चन के आंसर ये अब खोज खोज के निकाल रहे हैं, उन क्वेश्चन को आंसर करना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कितना एक डिफिकल्ट टास्क था, है ना। इवन जो चीज़ें आपको लगता है कि ये पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकती है, पार्ट 3 ना, ना ना, मैं बताऊंगा इसमें कि कुछ एक ऐसे क्लूज थे जहां पे उन्होंने हर एक क्वेश्चन को डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन बना दिया। हर एक क्वेश्चन को डिस्प्यूट में उन्होंने लाया हुआ है। राइट। तो इन सब चीजों को हम यहाँ देखेंगे। मैंने खुद ये एग्जाम अपीयर किया, मैं हर बार सीडीएस का देता ही हूँ, ठीक है। मैंने अब तक 4 बार इसमें अटेम्प्ट किया हुआ है सीडीएस को, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। 3 बार, मतलब अभी तक जितनी भी बार मैंने सीडीएस दिया हुआ है इसको मैंने क्वालिफाई किया है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, इससे पहले मेरे 3 सीएससी के भी अटेम्प्ट हो चुके हैं। 2 बार मैंने सीएससी को, ठीक है, 2022 2023 को क्वालिफाई किया हुआ है विद मोर देन 110 प्लस मार्क्स। पिछली बार 117 थे, इस बार 110 मार्क्स थे। सीडीएस को मैं एज ए मॉक टेस्ट हमेशा देता रहा हूँ, मैंने कभी एसएसबी, ठीक है, अटेंड नहीं किया। 3 बार हालांकि मैं क्वालिफाई हुआ, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया हुआ इसका। लास्ट ईयर मैंने सीएपीएफ का भी जो दिया था, उसमें भी रिटर्न मेरा क्वालिफाइड था। लेकिन हाँ, मेरा कुछ फिजिकल में उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही, मतलब, है ना, उस टाइम पे नहीं था। साथ में ये सब चीजें डिस्कस करने के साथ में भाई साहब, कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज इन नए चीज़ों को, और मैं कैसे टैकल कर पाया। एक बड़ा इशू ये भी है, ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप मैं सबके रिव्यूज देख ही रहा था कि देखते हैं जरा कि किस तरीके के रिव्यूज आपके मार्केट में आते हैं इस क्वेश्चन पेपर पे। उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई साहब पेपर टफ था, उन्होंने ये नहीं बताया है कहीं पे भी कि इसको क्रैक कैसे करना है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ। कुछ एक टफ क्वेश्चन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द टफ क्वेश्चंस में उन्होंने आपके लिए हिंट दे के रखा था। मैं आपको एग्जांपल दूं। हिंट ये था, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मन कौतूहल आपको पता ही नहीं है ना, कि म्यूजिक पे ये वर्क है, किसने कंपाइल किया है, पता ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी। लेकिन ये हिंट था भाई साहब, ये हिंट था, अंडर द एजेस ऑफ। अब इनका नाम सुनो, तानसेन क्या कोई राजा था? मीराबाई क्या कोई रानी थी? है ना। अमीर खुसरो क्या कोई राजा था? ना। एजेस का मतलब क्या होता है? संरक्षण। संरक्षण कौन देता है? राजा। आंसर ऐसे मिलना था। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज जो उस टाइम पे दिमाग जिस तरीके से लगाया गया, और मैंने जो खुद ही अटेम्प्ट दिया हुआ है, आई एम, है ना, 100 नंबर का ये पेपर होता है, आई एम स्कोरिंग वेल, आई मीन काफी ठीक ठाक, लगभग 48 से 50 के आसपास मेरा इसका स्कोर बन रहा था। इसमें सिर्फ 0.88 मार्क्स वन पेपर पे मिलते हैं, है ना, वन क्वेश्चन पे मिलते हैं। और फिर 0.27 मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये मतलब काफी अच्छा स्कोर माना जा रहा है जीएस में इस बार भी। एंड मैं कट ऑफ से लगभग ठीक मार्जिन से क्वालिफाई इसमें कर भी रहा हूँ। लेकिन वो मैटर नहीं कर रहा है। राइट, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैं इसको बस एक टेस्ट सीरीज के तौर पे, मॉक टेस्ट के तौर पे सीडीएस एग्जाम को लेता हूँ। और ये चॉइस एक अच्छी है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है सीडीएस, ठीक है, पिछले 2 साल के सीएपीएफ, ठीक है, और जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम है, यहाँ से आपको सीएससी में डायरेक्टली कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली वो पार्ट जो आपका करंट अफेयर का होता है।
राइट। और एक चीज़ हम यहाँ पे साथ में ये भी डिस्कस करेंगे। कल एक लर्नर थे, इनका मैसेज आया हुआ था कि भाई साहब है ना, ये बहुत ही कहीं दुविधा में लग रहे हैं कि इन्होंने देखो, एक्चुअल में दिक्कत इनकी ये है कि करंट अफेयर का इनको फोमो हो गया है। सबको होता है कि भाई साहब आप पीटी वीटी 365 फलाना ढिमकाना, ये कंपास वो कंपास है ना, सब चीजें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इन सबको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीटी 365 ना, इन सबको मिला करके कंबाइन करके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10 12 15, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ेंगे कितने, 3 4 हजार पेज, समझ रहे हो। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसको देखते हुए ये यहाँ पे ठीक है, इनका एकदम जायज क्वेरी है कि भाई साहब किया क्या जाए। और जब आप इन क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे आप पाएंगे कि करंट अफेयर कहीं आपका काम कर ही नहीं रहा है। करंट अफेयर काम कर ही नहीं रहा है। जो चीज काम करेंगे, वो जो चीज काम करेगी वो इस चीज को एनालाइज करके मैं अपना अपना टेक आपको दूंगा कि जो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है, क्या चीज़ मेरे लिए खुद वर्क करती है। देखिए मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। ये एक बेसिकली एक है ना, अपने अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक सीधा साधा इनिशिएटिव है। आपको हेल्प करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नहीं। मैं ना तो यहाँ पे क्लेम करता हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आपका प्री कोई क्वालिफाई करा देगा या फिर कोई करा देने की क्षमता रखता है सिवाय आपके। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए अभी तक वर्क की है। एक दूसरी बात और, देखिए अब चीज़ें जो है ना काफ़ी स्कैरी भी हो गई है। यूट्यूब पे प्रेजेंस बनाना काफ़ी स्कैरी हो गया है, मेनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि रिसेंटली कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि ठीक है, कुछ एक लोगों ने मतलब एक एक मास अप्रोच क्रिएट करने की कोशिश करी। पिछले साल भी हुई, इस साल भी हुई। तो मास अप्रोच ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है ना, कुछ एक ऐसे थंबनेल्स वगैरह, कुछ एक ऐसी बातें ज़रूर बोल दी गई कि हाँ, आई एम हेयर, मैं आपको जो है ये फलाना एप्टीट्यूड, वो ढिमकाना एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आप में क्रिएट करके दूंगा और फिर प्रीलिम्स आपके लिए हलवा हो जाएगा। लेकिन फिर मार्कशीट वगैरह की वजह से ठीक है, काफ़ी क्राइसिस अभी रिसेंटली देखने को मिला कुछ एक लोगों के साथ। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है। और मैं हमेशा भी आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, जो चीज़ आपको आपकी क्षमताओं से दूर ले जाए, जो चीज़ आपको कहे कि ये शॉर्टकट है और है ना, इस चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको क्षमता डेवलप करने की नहीं बल्कि शॉर्टकट डेवलप करने की ज़रूरत है, समझिए कि वो आपको कामयाबी दे ज़रूर सकती है लेकिन सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी लो, है ना? वो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भाई साहब एकदम से ऐसा क्या हो जाता है? एकदम से कोई मार्कशीट निकलती है जिसमें लिखा जाता है कि आपके 68 नंबर है, 70 नंबर है ना? फलाना-ढिमकाना, एकदम से ऐसा लिखा जाता है। और जो वो 60-70 हज़ार, 1 लाख लोग उनको पहले कोई फॉलो कर रहे थे, एकदम से वो उनके विरोधी हो जाते हैं। समझ रहे हो? इट मीन्स आप तक, आपके पास इस टाइम अभी तक आईज़ ऑफ विज़डम नहीं थे, ये चीज़ देख पाने की, ये चीज़ सुन पाने की कि जो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, उसमें कितनी हकीकत है। ये आपकी नाकामयाबी है। आपको खुद भी अपने है ना, अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि अपन जो लोग है ना, अपन जो अभी तक किए, क्या वो ठीक था या नहीं? क्या उसमें सिर्फ़ दोष उस आदमी का है या फिर हमारा भी? है ना? मैक्स टू मैक्स दोनों, है ना? किसी ने भी अगर कोई अब यूट्यूब में प्रेजेंस रह के कम से कम वो गालियाँ थोड़ी ना दे रहे हैं। मान लो वो क्रिएटर ही हुए, गालियाँ थोड़ी ना दे रहे हैं, कोई बदतमीजी थोड़ी ना कर रहे हैं। उन क्रिएटर से तो ठीक है, उनको क्रिएटर की कैटेगरी में रखो कम से कम। तो उनको कम से कम गाली तो ना दो। अपने लेवल पे जितना वो शेयर कर रहे थे उतना उन्होंने शेयर किया, उनको कम से कम गाली तो ना दो, है ना? तो ये पर्सनल ऑफेंसेस, इस टाइप की जो चीज़ें अभी तक चल रही है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, खुद भी खिलाफ हूँ। दूसरी बात ये कि हाँ, किसी को क्लेम भी नहीं करना चाहिए, है ना? ये उनकी भी गलती है। किसी को क्लेम भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं वो एक है ना, दैवीय फिगर हूँ कि हाँ मैं तुम में एमसीक्यू एप्टीट्यूड या फिर ये डेवलप कर दूंगा, वो डेवलप कर दूंगा। भाई साहब, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, वो आपके आपकी पैंट ढीली, पतलून ढीली करवा देंगे वो, गीले पीले हो जाएंगे वो क्वेश्चन को देख के ही। अब शुरू करते हैं एनालिसिस को, है ना? एक बार एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। आंसर के लिए इसका मेरा ऑलरेडी पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चला हुआ है। जो चीज़ आप कहीं पे खरीद के करते हैं वो यहाँ पे फ्री चला हुआ है।
ऑलरेडी फ्री चला हुआ है, डेली वीडियो आती थी पिछले 3-4 दिन से, 4-5 दिन से नहीं आ रही है, आज से फिर से आएगी, है ना? तो उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे भाई साहब कि जिस इकोनॉमी को इतना टफ बताया जा रहा है, कहाँ गई वो इकोनॉमी, आगे हम पढ़ेंगे। जिस इकोनॉमी को इतना टफ बताया जा रहा है, आपने अगर सिर्फ वो पीवाईक्यू की सीरीज के 4-5 वीडियो देख लिए होते, भाई साहब उसमें से 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट हिट का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड हिट, वर्ड टू वर्ड हिट वो आए हुए थे। आप जाकर के वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। शुरू करते हैं। भाई साहब हिस्ट्री ना यूपीएससी की नई भूल भुलैया हो गई है। इस सीडीएस के एग्जाम में भी कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के, और वो भी ऐसे, अगर आप पढ़ भी लो, मान लो पढ़ भी लो, रिसर्च कर लो हिस्ट्री पे, है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट बन जाओ, फिर भी ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली वहां पे किसी भी तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। कौन पढ़ता है यार? ये देखो जोरवे कल्चर पे उन्होंने पूछा हुआ है ना? पढ़ते हैं जरूर, ये हिस्ट्री में इंक्लूडेड होता है, लेकिन इतनी डिटेलिंग में, या फिर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको लोग जो है अवॉइड करते थे पहले पढ़ना। यूपीएससी उन चीजों पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कि पांड्या किंगडम के बारे में बताओ, मदुरई के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ, है ना? मदुरई के बारे में अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, ये मदुरई कंचनी, है ना, इस बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, एंड द अदर लिटरेरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये क्या मेजर क्राफ्ट सेंटर है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज मैटर करती है। है ना, ये देखिए दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि अर्थशास्त्र में इसे एक मेजर कॉटन टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर के तौर पे लिखा गया है। मदुरई थी, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर मदुरई थी। अब मान लीजिए आप इस स्टेटमेंट को उल्टा उल्टा करके देखिए। इसमें देखिए कि अर्थशास्त्र में मदुरई का कोई मेंशन नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट क्या सही लगेगी? नहीं ना। यही चीज है, जब भी आपको डिफिकल्ट स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट का उल्टा करके पढ़िए उसे, उल्टा करके पढ़ो एक बार, फिर देखो कि वो उल्टी स्टेटमेंट इसकी सही लग रही है या नहीं। अगर वो सही नहीं लग रही है, समझ लेना कि उसके सही होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये इनका नया ट्रेंड नहीं है। 2021 में देख के आना, उन्होंने पूछा था कि नूनिज ने अपनी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है कि महिलाएं क्या क्या करती थी। अब ये छाँटना देखो कितना मुश्किल हो जाएगा कि अगर कोई बोले कि हाँ, महिलाएँ बॉक्सिंग नहीं करती थी। हो सकता है नूनेज़ ने बुक में कहीं लिखा हो, एग्ज़ामिनर बुक के अंदर घुस के थोड़ी ना जाएगा। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन में ये सब चीज़ें आपकी ठीक है, समझ रहे हो? दिस इज़ द अप्रोच जो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिमाग ज़िंदा रखने की ज़रूरत थी। मनकुथल अंडर द एजेस ऑफ राजा मानसिंह आप टिक कर देते, क्योंकि ये तो कोई राजा नहीं है, एजेस का मतलब संरक्षण होता है। सिमिलरली स्वाई जय सिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के बारे में बताओ, इनके बारे में क्या-क्या उन्होंने लिखा, है ना? अब देखो ल्यूनर फेजेस ऑफ वीनस, भाई साहब वीनस वीनस का कोई मून है? मून नहीं है, मून नहीं है तो ल्यूनर फेजेस ऑफ वीनस को कैसे ये ऑब्जर्व कर पाएगा? समझ रहे हो ना आप बात को? जब इसका इसका मून है ही नहीं तो ल्यूनर ल्यूनर बेसिकली मून को कहते हैं, अर्थ के मून को, ठीक है, उस उससे रिलेटेड होती है ल्यूनर टर्म। तो ये किस तरीके से ल्यूनर फेजेस को ऑब्जर्व कर पाएगा? ये सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट होनी थी, ये फर्स्ट का तो आपको पता ही है। नहीं भी पता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों को बाद में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अभी देखो अप्रोच कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, है ना? सुगम्य भारत अभियान, चलो ये तो अलग है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड। देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाउ दे डोंट वांट यू टू रिमेंबर द, है ना, वो जो सिर्फ पूछते हैं ना कि भाई पहले ऐसा पूछते थे कि मॉडर्न इंडिया के इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। यहाँ क्रोनोलॉजी नहीं पूछी हुई है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था और ये सिविल डिसोबीडियंस से किस तरीके से अलग है। तभी जाकर के आप यहाँ पे सी को नॉट करेक्ट बता पाएंगे। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपसे पूछ रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखो डायमंड माइनिंग के बारे में बोला हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे डायमंड माइनिंग कहाँ होती थी। ये आपसे दिल्ली सल्तनत के बारे में एक्चुअली नहीं पूछ रहा है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में पूछ रहा है। ये फालतू में उन्होंने रेफरेंस दे के रखा हुआ है। जिस आदमी को पता है कि डायमंड माइनिंग वगैरह जो इस टाइप के जो प्रेशियस स्टोन्स है, वो किस टाइप के रॉक सिस्टम में आपको पाए जा रहे हैं, जो एमपी वगैरह का एरिया है, यहाँ पे ये जो रॉक सिस्टम आपको वहाँ पे पाया जा रहा है, वहाँ आपको ये प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं। अवध में कहाँ मिलेंगे भाई साहब? इधर, है ना, यहाँ इतना सारा अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, वहाँ क्या कहाँ आपके उस उतनी कच्ची मिट्टी में कहाँ आपके ये डायमंड बन पाएंगे, है ना? खंबात कहाँ आप पीछे आ गए, ठीक है, वेस्ट में इतना लखनौती वगैरह, ये फालतू में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था। एक्चुअल में पन्ना का मतलब ही होता है पन्ना की तमन्ना, समझ रहे हो? वो जो हीरा पन्ना है, वो पन्ना क्या है? प्रेशियस स्टोन्स, नाम ही तभी इसका पड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये क्वेश्चन अगेन जंगलों पे पूछा हुआ था, इस पे भी ठीक है कीवर्ड्स को देखेंगे। इन अ नटशेल,
इन सारे क्वेश्चन में से किसी की नॉलेज आपको सर्टेनिटी है ना, सर्टेनिटी के साथ नहीं थी, बट डज यूपीएससी वांट टू क्रिएट द आंसर जिसमें कि है ना, क्रिएट द क्वेश्चन जिसमें कि आप आंसर ना दे पाओ? नहीं, उन्होंने हिंट छोड़ के रखे हैं आपको कि भैया ढूंढ के दिखाओ मुझे वो हिंट। आप है ना, वो आपकी ऑब्जर्वेशन टेस्ट कर रहा है, हिंट छोड़ के रखे हैं आपको कि एलिमिनेट करके दिखाओ इन हिंट्स को जो मैंने यहाँ पे छोड़ के रखे हुए हैं। ये देखो, ये हिंट है, ये आपसे ज्योग्राफी की नॉलेज पूछ रहा है। समझ रहे हो बात को? ये देखो तंजावुर है ना, बृहदेश्वरा टेम्पल में जो आपकी इंपॉर्टेंट, अब किसी को भी अगर है ना, ये यक्षी काली भी आपकी साउथ में मिलती है, ये भी मिलती है, इसमें अगेन ये डिस्प्यूटेड आंसर है, बट अगर किसी को भी पता है कि भाई साहब बृहदेश्वरा टेम्पल वगैरह शैविज्म से रिलेटेड है, तो ये तो उसमें होंगे ही नहीं, है ना? ये बुद्धा पाशर्वनाथ वहाँ क्या करेंगे? समझ रहे हो? ये देखो अगेन इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है अभी, ठीक है, आई होप ये जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे सही होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, थर्ड स्टेटमेंट आम आदमी के लिए सही होगी, लेकिन है ना, आम आदमी के लिए सही होगी नंबर वन। नंबर दो, सीडीएस की कोचिंग के लिए भी सही होगी, है ना, लेकिन एक एक्टिव लर्नर के लिए ये गलत होगी, क्योंकि क्योंकि वो इस चीज को यहाँ से आइडेंटिफाई कर देगा। क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि ए ओ ह्यूम, देखो ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस बनवाई थी, क्या कहीं लिखा है कि इसने कांग्रेस को एज ए राइवल ऑर्गेनाइजेशन टू दीज ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था? नहीं। नेवर डाउट योर ओन नॉलेज, है ना, कि अगर इतनी बड़ी बात होती तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी ने इस चीज को रेफर किया होता, एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बनी होती, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनी होती कि हाँ एओ ह्यूम ने इन ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट करने के लिए ये कांग्रेस बनाई थी। क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। मोस्ट है ना, अदर जो कोचिंग के आंसर कीज है उन्होंने इसे थ्री को करेक्ट माना हुआ है कि हाँ एओ ह्यूम ने बनाई, उन्होंने बस इतना पढ़ा, ये राइवल नहीं पढ़ा। यूपीएससी वांट्स टू टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देख लो, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या जर्मनी में हुई थी? यही चीज यहाँ से हटानी थी, कहाँ गया जर्मनी? यही चीज हटानी थी, आंसर आपका आ जाता। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स। देखो ये जयदेव का गीता गोविंदा, राणा खुम्बा, अब जाकर के पोथी पकड़ के राणा खुम्बा की हिस्ट्री नहीं जाकर के देख लेनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जो आपको छोड़ने होते थे, हालांकि मैं क्योंकि ऊटपटांग चीजें बहुत देखता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ, मुझे इस चीज की पता था, राणा कुंभा के बारे में इसकी नॉलेज मुझे थी, इन चीजों की नॉलेज थी कि भैया लिटरेरी वर्क्स में इसका, ठीक है, इनका एक एक बड़ा इंटरेस्ट रहता था। ये लल्लन टॉप की एक सीरीज आती है तारीख, उसमें राणा कुंभा पे अलग से एक सीरीज बनी हुई थी, तो मैं ऐसी चीजें देखता रहता हूँ। बट नॉर्मली अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हर चीज की आपको बायोग्राफी रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें छोड़ने के लिए बनी होती है, ये चीजें छोड़ने के लिए बनी होती है, नहीं रखना है याद राजा राजा राजेंद्र वन इनके बीच का डिफरेंस। हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि है ना, जो जो ये ठीक है इस तरीके के विहार वगैरह है, ये कहाँ आपके नागापट्टनम कहाँ पाया जा रहा है, किसके अंडर पाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आए तो वो छोड़ना नहीं है, इतना डेप्थ में पूछ ले, वो छोड़ने के लिए बनी है। देखो पॉलिटी में एक बड़ा फियर है, जैसे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का इनका एग्जाम हुआ इस साल, भाई साहब उसमें भी पॉलिटी इन्होंने ताबड़तोड़ पूछ ली, है ना, हमने एनालिसिस उसका किया हुआ है। ये फिर से देख लो, इधर जरा पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेना, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये पीएसआईआर ऑप्शनल में अप्रोचेज का क्वेश्चन है, नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, ये ऊपर नीचे इन्होंने करके रखे हुए थे, बोथ नाइदर वन नॉट टू। भाई साहब मुझे लगता है ये कोई, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था जिसने ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, प्रोफेसर ने, है ना, उसको लगा कि भाई साहब मेरे क्वेश्चन को ये लोग कैसे एक तरीके से, ठीक है, डिफाई कर पाएंगे, या फिर मेरे ट्रैप को कैसे ये डिफाई कर पाएंगे, अपन ऐसा ट्रैप लगाएंगे। लोगों ने बोथ वन एंड टू लगा दिया होगा कईयों ने, लेकिन खैर मैं तो इसलिए कहता हूँ कि है ना, मेरे लिए ये बहुत सामान्य सा, बहुत बहुत है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो उसके लिए नाइदर वन नॉट टू ये मैं लगा पा रहा था, क्योंकि मैंने ये अप्रोचेज पढ़ी हुई है, आपने नहीं पढ़ी होगी। दूसरा ये देख लो, टोटेलिटेरियन रिजीम के कौन से वो जो है फीचर नहीं होंगे, राइट? अब देखो, देन आगे आप देखेंगे भाई साहब ये चीजें ट्रैप है, यहाँ इस चीज के आंसर को डिसाइड करना, मोस्ट ऑफ द लोग इसमें बी वन एंड टू लगा रहे थे, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, अभी भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, कैन इंडिविजुअल्स एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स? नो, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, यस, बट हु विल एनफोर्स? कोर्ट, कोर्ट में एनफोर्स होता है, ये इंडिविजुअल कैसे अपने ही राइट्स को खुद एनफोर्स कर पाएंगे? ग्रीवियंसेस ले जाकर के वो कोर्ट में रेमेडी सीख करेंगे, उस रेमेडी से ही तो फंडामेंटल राइट एनफोर्स होंगे, इंडिविजुअल्स आर नॉट एनफोर्सिंग इट, है ना? एंड देन इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन एज वेल। अब पता नहीं यूपीएससी इसका क्या आंसर देगा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा, इतनी हिम्मत अपन में नहीं है।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि है ना अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स, ना कहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स। आप जाकर के अपना ही फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर पाएंगे क्या, है ना? आर यू अ जज इन योर ओन केस? समझ रहे हो? आगे चलो, ये देख लो कि विद रिस्पेक्ट टू लीगल एड, ये पहली जो चीज है इसे कोई भी मान लेगा, ठीक है कि करेक्ट है। सेकंड देखो कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट। किससे पता है भाई, किसे पता है कि ऐसा भी कोई प्रोविजन है लीगल एड पे? पहले वो नालसा पे पूछता था, पहले वो आर्टिकल 39A पे पूछता था, अब वो ये पूछ रहा है लॉ की डेप्थ नॉलेज, स्टैट्यूट के अंदर की डीप नॉलेज वो आपसे पूछ रहा है। ये देख लो, ये फंसाने के लिए बनाया हुआ था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आई इन पे, क्या कहते हैं, LGBTQ मैरिज केस, सेम सेक्स मैरिज केस में इनने बोला कि मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, बात सही है, बट once you are marrying, once you are marrying, choosing the right person to marry, marrying with the person of your own choice, that is a fundamental right. Marriage is not a fundamental right, but once you are marrying, choosing the right person to marry or marrying the person with your own choice, that is a fundamental right. लोगों ने इसे एलिमिनेट कर दिया होगा। इस डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब। यही नहीं, ठीक है, पॉलिटी के और भी क्वेश्चन थे जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आगे जब देखेंगे आप, जैसे आईआर, आईआर भाई साहब, एक आईआर एक बड़ा एरिया हो गया है बट रिस्की है। इसमें 6 मारना है लेकिन रिस्की चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, है ना, वाशिंगटन कंसेंसस, इन सब चीजों पे ये पूछ रहा है। इसको ब्रॉडली हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे इन चीजों को, लेकिन देखो क्या पूछ रहा है, और टार्की की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वाशिंगटन कंसेंसस क्या है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना? अब आगे जाकर के अगर वो आपसे कुछ नई चीजों के बारे में पूछ ले, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोले कि कॉर्नवॉल कंसेंसस का मेन एजेंडा क्या है, वही अगर आपसे पूछ ले, है ना, तो ग्लोबलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछ रहा है, चार चीजों के, चार कॉन्सेप्ट की एक साथ उसने आपसे एक क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग पूछ ली, है ना? इन सब चीजों को देखो, कहीं आपके ट्रेडिशनल बुक में ये आपके मेंशन्ड है। और ये देखो, यूपीएससी का एक और तरीका बन गया है, मैंने, है ना, 2023 के प्री वाले क्वेश्चन के एनालिसिस में भी मैंने देखा कि बिना मेहनत के क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश यूपीएससी कर रहा है एक ही कॉन्सेप्ट से। देखो ये ह्यूमन राइट का है, यहाँ पे फिर से पूछा कि इनमें से कौन सी यूएन बॉडी को, यूएनएचसीआर को, है ना, 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला, यहाँ ह्यूमन राइट पे क्वेश्चन पूछा है। आप देखेंगे पॉलिटी में भी उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर नहीं बनी है ना, उसमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल वो आंसर था, पर शायद मैं वो क्वेश्चन इसमें डालना भूल गया। तो ह्यूमन राइट्स पे एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही चीज से वो आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हो बात को? देन ये देखो, आईआर की मैपिंग का क्वेश्चन था, अरेबियन पेनिनसुला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्किंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये देखो, ये देख लो, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट देखो कि डू दे प्रोसीड, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, क्या वो इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर प्रोसीड करते हैं? मतलब आपको पता होना चाहिए कि इन इन कोर्ट के जजेस के जो सिलेक्शन है अंदर का, जो इनका इलेक्शन है, वो इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? देन ये देख लो इधर, G20, मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था आपको कि G20 इस साल भी रेलेवेंट रहने वाला है। पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम जिसने देखा होगा उन्हें पता है कि G20 पे कितने क्वेश्चन पिछले 1-2 साल में बने हुए हैं। पिछले साल जो भी क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने सेट किया, G20 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। G20 के इंडिया की प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटीज पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, सीएससी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस साल फिर से पूछा गया, 24 में फिर से पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ ऊट पटांग पूछेंगे। अब हमने G20 को अच्छे से ब्रॉडली कवर किया, बहुत ब्रॉडली, इतना ब्रॉडली कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पीवाईक्यू की 75 वीडियोस ऑलरेडी अभी अपलोड हो चुकी है, आज से फिर से आएगी, सिर्फ वो वीडियोस देख लो, मैं सही में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत चीजें उसमें ऐसी थी जो डायरेक्ट हिट हुई, मेरी वो आदत नहीं है, दिक्कत एक ये है, मुझे मजा नहीं आता है इन चीजों को देखने में कि हाँ मैं खोज खोज के निकालूं कहाँ पे क्या कवर हुई थी। लेकिन जो चीजें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ ये चीजें हमने देखी है, वहां पे ये चीजें कवर की है। समझ लो, इकोनॉमी देख लो भाई साहब, क्वेश्चन देखेंगे आपका दिमाग जगरा जाएगा। इसका आंसर अभी तक कोई निकाल नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में क्या है इसका आंसर, 1.3 है इसका आंसर देखा जाए तो। अब इकोनॉमी की सीरीज में हम ये अच्छे से देखेंगे, है ना, पता होना चाहिए। अब हमने ये चीजें भी कवर की है, हमने देखा हुआ है कि बेस रेट कब आया, एमसीएलआर कब आया, मना करो जिसने मेरे से इकोनॉमी पिछले साल पढ़ी थी, है ना, ये देख लो, एमसीएलआर कब आया, किसको एमसीएलआर के तहत लेंडिंग दी जाती है, बेस रेट कब आया, उसे कब डिसकंटिन्यू किया गया,
राइट। देन हमने ठीक है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ा हुआ है, पता होना चाहिए कि एमसीएलआर के तहत किसको आपकी लेंडिंग हो रही है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के तहत किसको लेंडिंग हो रही है। ये सब डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भाई साहब पिछले साल अच्छे से हमने देखा था, ये चीजें देखिए, इसमें कोई कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। इवन आपकी पीवाईक्यू रिसर्च में भी आई थिंक ये अभी तक कवर हो चुका होगा ये सब चीजें। ये तो खैर ये कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी आपको डायरेक्ट हिट्स देखने को मिलेगी। मना करो कि हमने WPI इतना ब्रॉडली नहीं कवर किया। ये देख लो बास्केट को हमने कवर किया था ना, मैंने बताया था, मैंने कहा भाई अगला क्वेश्चन, मैंने यहाँ तक बताया था कि अगला क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा। अब वो ये नहीं पूछने वाला कि सर्विसेज कवर हो रही है या नहीं, वो यहाँ से पूछेगा और वहीं से उन्होंने पूछा। जाकर के देख लो वो वीडियो, ज़्यादा पुरानी नहीं होगी शायद, है ना, शायद लास्ट पांचवी या छठी वीडियो होगी जो WPI और CPI पे, ठीक है, इनके कंपैरिजन पे हमने देखा था, बास्केट स्टडी की थी हमने। हमने ये देखा था कि WPI की बास्केट CPI की बास्केट से बड़ी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से वो पूछेगा, है ना, वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज हायर देन, समझ रहे हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होती तो आप सीधे इसमें आंसर लगा सकते थे। ये देख लो, है ना, ये देख लो, इन इन क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। देखो GDP डिफ्लेटर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होता आपको कि अनचेंजिंग बास्केट इसमें नहीं है, समझ रहे हो, मतलब GDP डिफ्लेटर अनलाइक CPI, अनलाइक WPI, अनलाइक नॉर्मल आपका इन्फ्लेशन, GDP डिफ्लेटर क्या कर रहा है आपका, GDP डिफ्लेटर आपकी पूरी GDP को कवर कर रहा है। अब पूरी GDP में तो नए साल में नई गुड्स भी ऐड हो सकती है ना, कभी फॉर एग्जांपल कभी मोबाइल फोन नहीं होते थे, एक साल बाद मोबाइल फोन इकोनॉमी में एंटर हो गए, लेकिन हो सकता है CPI उनको कवर उस साल ना कर रहा हो, उसके बास्केट में पहले चेंज करना पड़ा, उसके बाद ये कवरेज इसकी रही हो। जीडीपी की, GDP डिफ्लेटर की ब्रॉड कवरेज रहती है, नाइदर वन नॉट टू। आगे देखना, है ना, ये देख लो, ये आपसे सी सेट पूछ रहा था, ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है इकोनॉमिक नॉलेज, ये आपसे सी सेट पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट सी सेट पूछ रही है, ये स्टेटमेंट सी सेट पूछ रही है, समझ रहे हो बात को। ये देख लो फिर, मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व, भाई मना करो कि हमने करेंसी, है ना, इंडिया के जो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स है उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन हमने नहीं पढ़ी, कितनी बार पढ़ी हुई है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, वो आपके ठीक है, गोल्ड हो गया, रिजर्व ट्रांच है, ठीक है, ये RT, और है ना यहाँ पे आपके IMF के जो, ठीक है, क्या कहते हैं उसे यार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कहाँ पे, कौन ऊपर कौन नीचे, इन सब चीजों पे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन था। देन ये था भाई साहब क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल था, और इसमें चीजों को आइडेंटिफाई करना, इसमें आदमी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की, फ्री मार्केट इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होनी। GST पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जाकर के कुछ लोग क्लेम कर देंगे कि हाँ हमारे नोट से चीजें आई हुई है हाँ, इतना, ये जाकर के अब यहाँ से GST की रेट मत रटने लग जाना कि किस पे कितना रेट है ना, कुछ क्वेश्चन उसने बनाए ही होते हैं छोड़ने के लिए, कुछ क्वेश्चन बनाए ही होते हैं, जाकर के GST की पूरी फाइल पढ़ लो, रट लो उसे ना, छोड़ी दो ना, इससे बढ़िया छोड़ ही दो, अगले पे फोकस करो। देखो ये हमने पढ़ा था ना तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, हमने तो यहाँ, है ना, पिछले 3 साल से लगातार वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट भाई साहब पूछ रहे हैं, यही नहीं पूछा है पिछले 3 साल से CDS और CAPF में हर साल वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। और हमने एनालिसिस में पता नहीं कितनी बार देख लिया कि भैया यही वो कमेटी थी जिसने बोला कि पॉवर्टी लाइन जो है वो कैलोरी नॉर्म से हटा करके, ठीक है, एक ब्रॉडर नॉर्म आपको बनानी है, पॉवर्टी लाइन बास्केट, इनकम बेस्ड क्राइटेरिया, कैलोरी बेस्ड क्राइटेरिया से इनकम बेस्ड क्राइटेरिया में इसने इसे शिफ्ट किया था। तो ये चीज आपको यहाँ से हटानी थी, एंकर नहीं किया था, यहाँ से शिफ्ट किया था, समझ रहे हो ना बात को। सो ये वो सब चीजें हैं, सब चीज, ये देखो मॉनेटरी एग्रीगेट्स मैंने बताया था ना, मैंने कहा भाई क्वेश्चन आगे बन सकता है, अभी तक CSC में नहीं बनाया है, अगर बनाएगा तो मजेदार क्वेश्चन वो बनाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ से सीधे आपको M1 में क्या कहते हैं, हाँ, ये टाइम डिपॉजिट को हटाना है आपको M1 से। टाइम डिपॉजिट देखो जहाँ 3-3 है, अब क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, ये देखने के लिए आपको मेरी आई थिंक 8 या 10 मिनट की एक पूरी वीडियो बनी है भाई मॉनेटरी एग्रीगेट्स पे, पूरी वीडियो बनी है मॉनेटरी एग्रीगेट्स पे, आपको कुछ नहीं और कवर करना है, अगर आपको समझ नहीं आता M1 M2 M3 M4 क्या है, पूरी वीडियो बनी हुई है, अच्छे से वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख लो एक बार, समझ रहे हो बात को। देन ये देख लो, ये वो अगेन, ये जिसको पता था नहीं पता था, तो ये चीजें छोड़नी होती है, कंफ्यूजन है अगर कहीं पे, ये चीजें छोड़नी होती है, नहीं पता है भाई यार, कौन रटे कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये इनमें से कौन कौन डिजोल्व हो रहा है, कौन, है ना, डिवॉल्व हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कौन ही से पढ़े। आगे देख लो इधर GDP के लेवल पे, है ना, ये बेसिक से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था,
देन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये भी आपसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटी है ना, बेसिक क्वेश्चन था। अगेन ये आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्वेश्चन था। ये टिपिकली वो हर बार CDS वगैरह के एग्जाम में और CAPF वगैरह के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, लेकिन CSC में ऐसा पैटर्न अभी तक तो नहीं है ना। और ये डेप्थ का क्वेश्चन है, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है, जिसको इकोनॉमिक्स पता है, मतलब जिसको कम से कम ये पता है कि इलास्टिसिटी कर्व को आप ड्रॉ कैसे करते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, वही इसका आंसर निकाल सकता है। समझ रहे हो ना। तो कुछ चीजें उसने छोड़ने के लिए बना रखी है। अब देख लो भाई साहब, मेजर है ना, जो बेस्ट चीजें हैं, अब यूपीएससी के पेपर में जो सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है वो पॉलिटी इकोनॉमी नहीं रह गई है, वो रह गई है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की अच्छी नॉलेज रख लो, इकोलॉजी की, एनवायरनमेंट नहीं इकोलॉजी। जानवर वानवर को देख लिया करो, इन पे वीडियो देख लिया करो कि बंदर रहते कैसे हैं, ये खाते क्या है, इन सब चीज़ों की डिटेलिंग थोड़ा रख लो। भाई साहब इनकी जो है ना, इनकी जो पू निकल रही है उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। मैं बंदर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और चीज़ों की बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो कौन सा जानवर, कई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया था एक बार की जो आंट्स हैं, आंट्स को कल्टीवेटर ऑफ फंजाई कहते हैं, क्यों कहते हैं, जब पता है कि इनके पूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो हैं, नहीं पता है तो नहीं पता है। समझ रहे हो बात को। सो ये कुछ चीज़, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, किसको पता है कि ये कितना लाख किलोमीटर दूर है, किसे पता है, किसे पता है, हमें पता है। ये साइंस एंड टेक का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, जो इस साल हमने लिया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हमने स्टडी किया था। लास्ट लाइन देख लो, यहाँ मैंने ये है ना एम्फेसाइज करके बताया भी था। अब मान लो अगर किसी को ये याद नहीं रहता है कि हाँ ये कौन से, ये तो पता होना चाहिए कि L2 में ये है, और जैसे ही आपको पता चला कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट पे है, तो ऑर्बिटिंग द अर्थ को तो हटा दो। समझ रहे हो। अब आंसर या तो स्टेशनरी आम है ना, नॉर्मली जो कोई भी एक तरीके से, क्योंकि जो लैग्रेंजियन पॉइंट है दिस इज अ काइंड ऑफ हेलो ऑर्बिट, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना? लेकिन ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट पे ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, ये घूम किसके चारों तरफ रहा है, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो आंसर ऐसे आ जाता है इसका। समझ रहे हो बात को। हालांकि ये चीजें जो है स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन की गई थी, इसमें पूरी डिटेलिंग में ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। साइंस एंड टेक का इस साल का कोर्स है। क्लियर। ये देख लो फिर, ये मुओन मुओन मैंने कितनी बारी बोला कि मुओन है, ताऊ है, ये सब चीजें न्यूज में रही है ना। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। न्यूट्रिनो है, इन सब चीजों को पढ़ लेना, है ना। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकता है। एंटी मैटर पे क्वेश्चन बन सकता है ना। हमने ये सब चीजें देखी हुई है। मैं जो जो कुछ एक ऐसी चीजें थी स्पेस वाले लेक्चर में, हमने ये सब चीजें ऑलरेडी देखी हुई है। फिर देख लो ये जीएमआरटी, जीएमआरटी मैंने बोला था, मैंने कहा क्वेश्चन आएगा इस पे, जीएमआरटी पे क्वेश्चन आएगा। आगे वो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप पे क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूज में ये चीजें हैं, है ना। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ, ठीक है ना। एरिस देवस्थला जो टेलीस्कोप है वो कहाँ बना हुआ है। इन सब चीजों पे उन्होंने पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछे थे, जीएमआरटी पे इस साल पूछ लिया। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई ये देखो, मैंने बताया हुआ है कि इसमें 30 पैराबोलिक, ये मैंने तभी हाईलाइट भी किए थे, हालांकि यहाँ पे अच्छा आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ साथ में मैंने ये भी बताया, मैंने कहा SKAO, है ना, जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। साइंस एंड टेक के कोर्स की इस साल की वीडियो है, डायरेक्ट वहाँ पे ये आपको रेप्लिकेट होते हुए देखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें पैराबोलिक एंटीना लगे हुए हैं, 30 पैराबोलिक एंटीना, ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। मैंने कहा रटना कुछ नहीं है, ये देख लो, है ना। कि अब हमने ये ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन को हमने स्टडी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, बट इनको किया था। ये तो पता है ना कि कमर्शियल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज नॉट अ कमर्शियल स्पेस स्टेशन, ये तो कंट्रीज इंटर है ना, ये इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। गैलीलियो को हमने पढ़ा है ना कि ये एक तरीके का जीपीएस वर्जन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। वॉयजर 1, ये हमने पढ़ा हुआ है, नासा का मिशन है डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। 3 को एलिमिनेट कर दो, एक्सियोम स्पेस स्टेशन निकल जाएगा। हर चीज को रटना नहीं होता है, एलिमिनेट भी कभी चीजें करनी होती है। ये देख लो क्यूबिट, पिछले साल का पीवाईक्यू 2023 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर में यही था। क्यूबिट देख लो, डायरेक्टली यहाँ से चीजें आई हुई है। ये फोटो 56 है ना, ये आपके 1952 का क्वेश्चन था, का है इसमें फालतू डाल दिया, मुझे समझ नहीं आया, है ना। ये टिपिकली ऐसे, ठीक है। मेनली जो ये CDS और CAPF का साइंस एंड टेक होता है, ये एक्चुअल में साइंस एंड टेक नहीं होता है, ये 10th तक का साइंस पूछते हैं आपसे नॉर्मली। ये तो इस साल इन्होंने साइंस एंड टेक के इसमें क्वेश्चन डाल दिए, तो ये अच्छा हुआ कि हमारे कोर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे यहाँ पे आपको देखने को मिले।
समझ रहे हो, ये चीजें देख लो। सो अगर आप भी चाह रहे हैं कि हाँ ये जो साइंस एंड टेक का कोर्स है, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी है ना, 31 रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अराउंड 15 से 16 घंटे की ये सारी वीडियोज है। आप देखेंगे यहाँ 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट की ये वीडियो है। तो अगर आपको अपने साइंस एंड टेक में लग रहा है कि हाँ चीज़ें छूटी हुई है, तो आप जो है इसे कवर कर सकते हैं 15-16 घंटे, मतलब कि 2 दिन में आप पूरा अपना साइंस एंड टेक अच्छे से कवर कर सकते हैं। 2x की स्पीड में आप रिवाइज कर लो। इसकी सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कोर्स की फीस है 2000 रुपीज़। अगर किसी को कोर्स परचेज करना है, ठीक है, आप अगर एनरोल करना चाह रहे हैं, इसकी पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ड्राइव के थ्रू मिलेंगे। राइट, अगर कोई एनरोल करना चाह रहा है तो मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकता है, @help hub 007। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, आप है ना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे एनरोल करना है कोर्स में, तो है ना मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि ठीक है फी पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो दिस इज द, है ना, ये वो चीज़ है जैसे वेब मैप वगैरह, ये देख लो, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, है ना, भूनिधि विस्ता का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कौन रखता है इतना। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेंटिनल 1 एंड सेंटिनल 2, ये मुझे पता था भाई साहब, ये इंडिया की सैटेलाइट तो नहीं है ना, ये यूएसए की आई थिंक ये, हाँ जो नासा की सैटेलाइट्स है, ये उनकी सैटेलाइट्स है। अब भैया वो इंडिया से परचेज थोड़ी ना करेंगे कोई प्लेटफॉर्म अपने लिए, है ना? समझ रहे हो, मतलब ये जो एक्सेस है, ये सेंटिनल 1 सेंटिनल 2, ये एक तरीके से इलॉजिकल ऑप्शन कैसे क्रिएट किया जाए, इसमें यूपीएससी की मास्टरी है। वो कुछ भी डाल देंगे फालतू में, लेकिन आपको अपना लॉजिक जिंदा करना है। ये रिवर्स नहीं हो सकता, इंडिया उनसे एक्सेस ले सकता है, नासा आकर के इंडिया इंडिया से इंडिया के प्लेटफॉर्म में एक्सेस ले, है ना, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। समझ रहे हो बात को। देन ये देख लो इधर, एटॉमिक क्लॉक, ये भी चीजें न्यूज में थी, है ना। हालांकि फिर अगेन किसी को पता था तो पता था, ये बेसिक चीज है कि एटॉमिक क्लॉक में आपके सीजियम रूबिडियम ये सारी चीजें यूज होती है, लेकिन हाँ अगेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये देख लो एंटीबॉडीज पे, यहाँ से अगेन लोग इसका आंसर 1 2 एंड 3 कह रहे हैं। अगले साल वापस आना इसी वीडियो पे जब यूपीएससी अपने आंसर के निकालेगी, आंसर देखना, आंसर बी होना चाहिए। क्यों, ये मैं साइंस एंड इसके इसके ब्रॉड डिस्कशन में उस टाइम पे ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। अगेन ये देख लो, मैंने आपको पीवाईक्यू रिसर्च में जाकर के देखना, पिछली वीडियोस में 3-4 वीडियोस में मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि एक बात याद रखना। जब मैं आपको एक और चीज बता रहा था ना, हेमेगोया साल्मिनिकोला, है ना, उस ऑर्गेनिज्म को जब मैं बता रहा था कि इंडिया ने जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म खोज लिया है जो रेस्पिरेशन करता ही नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, है ना। पहली बार एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 10-12 सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म खोजा जो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहा है, अनेरोबिक वो चीज़ है उसका, समझ रहे हो। तो और वो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म तो पहले भी डिस्कवर हुए हैं, वो एक एनिमल है, पहली बार एक मल्टी सेलुलर एनिमल साइंटिस्ट ने ऐसा डिस्कवर किया जो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहा। साथ में हमने ये भी देखा था कि भाई साहब इंसानों के सेल में भी, इंसानों की ब्लड में भी कोई ऐसी सेल होती है जिसके पास अपनी कोई इस तरीके के ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन वाले स्पेशली। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रही है खुद ही रेस्पिरेशन करने लगे तो ऑक्सीजन तो ये खुद खा जाएगी, दूसरी जगह क्या ले जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं, ये तो ये खैर इसके इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा उसी में, जब हम ये चीज़ों को एनालाइज अच्छे से करेंगे। ये देखो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे ऐसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना। ग्लोबल डिमिंग पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, पीवाईक्यू से था। ये आपसे पूछा 3 कंट्री का, हाँ 3 स्टेट का, ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो ये आपसे आपसे डिटेलिंग पूछ रहा है भाई साहब। आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेट्स में कौन सा है, आपको पता होना चाहिए 2 स्टेट्स में कौन सा है। ये शेषाचलम तो पिछले साल प्री में आया था, आपको पता होना चाहिए कहाँ जैसे है ये। अगस्त्य मलई पिछले साल प्री में आया था, पता होना चाहिए कहाँ जैसे है। मैपिंग पूछ रहा है आपसे वो, मराकेश पार्टनरशिप, इनके बारे में चीजें वो पूछ रहा है ना। ये देख लो, ये एक प्रो क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा इसके पीछे की कहानी, है ना। इसके पीछे की भी अलग कहानी है, इसमें यूपीएससी खुद कंफ्यूज हो जाएगा आंसर क्या लगाया जाए इसमें। देन ये देख लो, ये तो बेसिक सी चीज है, पिछले साल आईयूसीएन पे, पिछले साल सीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, इस साल यहाँ थोड़ा लाइट जैसा क्वेश्चन पूछ लिया। समझ रहे हो, तो दिस इज समथिंग। और हाँ ये बात ध्यान में रखना है, पिछले 3-4 साल में जियोग्राफी का जो वेटेज है वो बहुत कम हुआ था। अब जो है वेटेज इसका एकदम से बढ़ा है, मैपिंग का वेटेज बढ़ा है, जियोग्राफी का वेटेज बढ़ा है। ये देख लो, मैं आपको बताता हूँ, ये अंटार्कटिका वाले क्वेश्चन के अलावा, हालांकि ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, ये सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसे कैसे एलिमिनेट करना था ये हम बताएंगे उस टाइम। भैया हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है क्या कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, नहीं, है ना।
माउंट विंसन इज द सॉरी हाँ माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट नहीं भैया। तो आपके जो वेरियस फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट वगैरह वो कहाँ जाएंगे फिर, है ना। सबसे ज़्यादा एलिवेशन आपके हमारे हिमालयाज के रहेंगे, है ना। और एशिया में बहुत ज़्यादा इस तरीके के अदर माउंटेन्स भी है। खैर इन सब चीज़ों को ब्रॉडली उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लॉजिकल जैसा क्वेश्चन था कुछ, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, किसी को बैरियर आइलैंड वगैरह की नॉलेज हो। लेकिन गुरु ये क्वेश्चन था जो पीवाईक्यू से आया था, इन्होंने मैकरल स्काई पे ऑलरेडी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, पीवाईक्यू है ये, किसी को पता है तो वो सीरो क्यूमुलस लगा लेगा, नहीं है तो नहीं है। फिर ये देख लो कि ठीक है, इनमें से ये डेंड्रेटिक वगैरह इस पैटर्न पे इन्होंने, हालांकि सीएससी पे पिछले सालों में ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बहुत पहले पूछते थे 1990s में, 2000s में, पिछले काफ़ी टाइम से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन्होंने, अब ये पूछना शुरू कर चुके हैं। हाँ, ये भी पीवाईक्यू से था, ये देख लेना। खैर ये गेटवे सिटी वाला अलग कॉन्सेप्ट है। कोपेन क्लास में, अब मैंने जो आपको बात बताई, कोपेन्स क्लासिफिकेशन पे एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन उन्होंने बना दिए, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, मतलब एक ही जगह से वो बार बार क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बना रहा है बिना मेहनत के। नेशनल वाटरवे 2 ये भी पीवाईक्यू था, ठीक है। ये देख लो रिवर मीएंडरिंग, ये भी पूरा पीवाईक्यू था, है ना। इंसुलेशन पे ये ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये आपकी पीवाईक्यू से रिलेटेड है। देन है ना, ये कहाँ गया वो लीनियर वेलोसिटी, हाँ ये एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये पूरा पीवाईक्यू था, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये, समझ रहे हो। कल्चरेबल वेस्टलैंड ये पीवाईक्यू है, ये तो 1-2 साल पहले सीडीएस में मैंने यही यही क्वेश्चन मैंने रॉन्ग मार्क कर दिया था, इस बार सही किया, समझ रहे हो, कहाँ गया वो 5 ईयर वाला, हाँ इस बार सही किया। सो ये सारी चीज़ें यूपीएससी की पीवाईक्यूज हैं। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन ये है, जो मैं आपको बता रहा था कि शुरू में जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया कि भाई साहब सॉल्यूशन क्या है, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, नंबर 1, कुछ लोगों को डर है कि करंट कहीं मिस ना हो जाए। गुरु करंट जो आप देख भी रहे हैं वो ऐसा है, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आपको करंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्री निकाल भी दिया, मेंस में आपको और क्या लिखना है, करंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर 1, इस बात को, इस फैक्टर को कंसिडर करो। दूसरी बात, जो स्टैटिक है, जो स्टैटिक है, स्टैटिक आपका पीवाईक्यू बेस्ड हो रहा है, पीवाईक्यू रिपीट भले ना हो जरूर रहे हैं लेकिन उतने ना हो रहे हो, बट पीवाईक्यू बेस्ड ये जरूर हो रहा है। स्टैटिक स्टैटिक चीजें पीवाईक्यू बेस्ड हो रही है। और कौन सी स्टैटिक, मेनली फॉर एग्जांपल जैसे आपके जियोग्राफी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, और फिर आपका स्पेशली जैसे पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये इन्होंने पीवाईक्यू में पूछ रखे थे। इकोनॉमी, इकोनॉमी ये तो टोटल कॉन्सेप्चुअल चीजें इसकी पीवाईक्यू बेस्ड है, वो थीम स्पेशली यहाँ से स्टैटिक में यहाँ से ली जा रही है। आप भले ही बोल दो कि डब्ल्यूपीआई को आप जो है करंट बेस्ड आप इसे कैटेगराइज करोगे, लेकिन नहीं, ये स्टैटिक का एक टॉपिक है, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स जो आपका एग्जाम सर्टेनिटी के साथ जो क्लियर करवा रहा है वो ये स्टैटिक है, वो ये स्टैटिक और पीवाईक्यू है, इन पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। करंट अफेयर के लिए जैसा उन्होंने, ठीक है, किसी ने बताया कि PT65 पढ़ लो, तो ये तो आपका एक तरीके से, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वेस्टेज ऑफ टाइम ही हो, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लग जाता है, दिमाग भी लग जाता है। करंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगेन मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिसफेवर नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, हर किसी की फॉलो मत करना, हर किसी के, स्पेशली वो चीज़ें हमेशा सबसे पहले ये देखो कि जो फर्स्ट अपीयरेंस है किसी भी इंडिविजुअल की यूट्यूब में, क्या वो आपको ये प्रॉमिस तो नहीं करे दे रहा है कि मेरी वीडियो फॉलो करो और आप जो है प्री इजीली निकाल पाओगे। अगर वो आपको ये, ठीक है, अफर्मेशन के साथ बोल रहा है, समझ लेना भाई साहब, दैट इज समथिंग जो कि एक क्लिक बेटर आपको वहां पे प्रोवाइड किया गया है। जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज जो है ये बहुत इजी सा बता रहा है, इजी 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 सी चीजें बता रहा है, वहां से सबसे पहले हट जाओ, दूर हट जाओ, बिकॉज नो, यूपीएससी इज नो वेयर एन इजी स्टफ, it was never an easy thing, it is not an easy thing now, it will never be an easy thing, समझ रहे हो। पहले उन चीज़ों से हट जाओ जो आपको कहे कि हाँ इजी सी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा जो करंट अफेयर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर सुदर्शन लोढ़ा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है इनके बेस्ट है ना, कम से कम इज्जत लायक कवरेज वहाँ पे हो रही है,
11-12 घंटे की वीडियो है, उसको 2-3 बार देख लो चाहे, अगर आपका करंट अफेयर कवर नहीं हुआ है तो। काफ़ी है भाई, वैसे भी करंट अफेयर से सवाल नहीं आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी है। करंट अफेयर से वैसे भी वो सवाल नहीं आ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं, पर वो नहीं आ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। क्लियर? दूसरी बात, आई थिंक ये क्या कहते हैं, अगेन मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देर इज नो, आई मीन वी शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम सपोर्टिंग और राइट काइंड ऑफ रिकमेंडिंग गुड फैकल्टीज टू द पीपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अन अकेडमी इंग्लिश जो है अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, बायजूस से सारे लोग शिफ्ट होकर के उधर आए हैं। सो जो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके श्याम सर हैं, है ना, मैं उनको काफ़ी टाइम पहले फॉलो करता था। फॉर एग्जांपल आपके राइट, मैं नाम भूल गया यार उनका, राइट पॉलिटी के लिए महराज, ठीक है, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी, मुझे भूलने की आदत हो गई है। तो वो जो महराज सर हैं, राइट, इस टाइप के जो 2-3 फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत बहुत सही है। अगर आपको उनकी करंट अफेयर की कवरेज की कोई वीडियोज़ मिलती है, उनको एक बार अच्छे से देख लेना, कम से कम अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और आई थिंक कि अनअकैडमी जो है वो 1-2 घंटे के जो लेक्चर है, वो करंट अफेयर की सीरीज यूट्यूब पे रन भी कर रही है, ठीक है। ये मैंने कहीं पढ़ा, ये कहीं सुना था। वो आई थिंक, यस, इकोनॉमी वीकली, यस, उसकी उनकी एक वीडियो थी, उसमें स्टार्टिंग में ये बताया था। कभी वो सीरीज शुरू हो रही है, एक बार इस पे जा करके देख लेना। तो ऐसी जो 1-2 सीरीज हैं, उनसे आपके ऑलरेडी जो करंट अफेयर है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल ही जाएगी। पेपर तो आपसे ये स्टैटिक ही क्लियर करवाएगा, तो मेन फोकस आपको ये स्टैटिक पे रखना है भाई साहब। ज़्यादा इधर उधर ना दौड़ो, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी वही आ रहे हैं जो कि जो आपको नहीं मिलेंगे जो आपको करंट अफेयर की उन क्लासेस में नहीं मिलेंगे जो आप कहीं से भी ले रहे हैं। इनफैक्ट जो जो मैंने अभी ये बताए, नाम बताए, यहाँ से भी अगर आप, है ना, पूरा इनको अच्छे से कवर करते हैं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली लगा पाएंगे। जब वो 10 क्वेश्चन ज़्यादा बोल दिया यार मैंने, 4-5 क्वेश्चन वो कॉन्फिडेंटली आप लगा पाएंगे। समझ रहे हो? दूसरा देखो, ये इशू ये था, है ना, एक का कल मैसेज आया कि अब ये जो है, ये हरियाणा से हैं, ठीक है, और ये एक फॉलोअर हैं, इस साल इनका भी मेंस था, मैंने भी दिया हुआ है मेंस, ठीक है, इस साल। अब अगेन मेंस का जो एनालिसिस वगैरह है, कईयों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पे आप बताओ कुछ, कि क्या कारण है आपके 2 मेंस एक साथ फेल हो गए। मेरे हुए हैं, 2 बार मैं मेंस में फेल हुआ हूँ और अच्छे खासे नंबरों से फेल हुआ। इस बार भी अपनी कट ऑफ से अराउंड 33 नंबर कम मेरे रह गए, है ना, तो बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा कम ये नंबर रहते हैं। ये इनके भी अराउंड इतने ही नंबर है, ठीक है, काफ़ी कम नंबर इनके बन रहे हैं, मेरे भी सेम इशू है। तो एक डाउट है कई लोगों के मन में कि क्या जो है अभी अभी स्किप कर दिया जाए ये अटेम्प्ट, मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए क्या? ये डिपेंड करता है यार, देखो ये सिचुएशन पे सर ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर वन नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं आपके पास, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑलरेडी अपने 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दिए हैं, मेरे पास 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है इस टाइम पे, ऑप्शंस हमेशा एक्सप्लोर करने चाहिए, समझ रहे हो, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। ये अटेम्प्ट तो पड़े रहेंगे 32 साल तक, ऑप्शन साथ में एक्सप्लोर करते रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार CAPF की अच्छी भर्तियां आई हुई है, CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट वो एज अ नॉर्मल नहीं होती है वो चीज़ें, समझ रहे हो, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वो इवन डायरेक्टली वो होम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट वही चीज़ें जो है होम मिनिस्टर के साथ इनके फोटोज आते हैं, तो वो छोटी चीज़ नहीं है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बहुत सही है। तो अगर मान लो, है ना, अब ऐसा होता है कि अगर आप ये क्या कहते हैं CSC का अटेम्प्ट देते हो, प्री आपका निकल जाता है, तो बाकी चीज़ें आपकी रह जाती है। जैसे मैंने 3 बार CDS क्वालिफाई किया, मैं तीनों बार SSB में नहीं जा पाया। पहली बार इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि है ना, मेरा प्री 1 महीने के बाद था। 2 मेरे जो बाद वाले SSB थे वो आए 2 मेंस के साथ, ठीक है, 4-5 दिनों के गैप में, फिर मैं नहीं जा पाया, मन ही नहीं किया। और इसी की वजह से फिर पिछले साल CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट, उसके ग्राउंड की तैयारी करने का मन ही नहीं किया, नहीं होता है फिर, समझ लो। तो ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप यहाँ बेहतर कर सकते हो, या फिर आपका मन कर रहा है कि हाँ यार यहाँ कुछ बन सकता है, तो ठीक है यार, 1 दिन का 1 साल का गैप ले लो। अगर आप अपने 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि जो है गैप लेना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गैप ले लो, गैप ले लो भाई साहब। क्योंकि क्योंकि अटेम्प्ट जरूरी है, और आपके पास अभी एज तो है ही है, ये भी डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। एज ज़्यादा हो गई है तो जल्दी से ख़त्म करो यार, सीन ख़त्म करो और बाहर निकलो।
एज ज़्यादा नहीं है, अभी आपके पास एज है, जैसे मैं अभी 23 साल का हूँ, मैंने अपने 3 अटेम्प्ट एग्ज़ॉस्ट कर दिए हैं। इस टाइम पे लोग शुरू करते थे, मेरे 3 चले गए हैं, 3 मेरे पास बचे हुए हैं, है ना? तो मेरे जैसे आदमियों को कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। हालाँकि अगेन मैं आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये डिसाइड करना कि ये अटेम्प्ट आपको स्किप करना है या नहीं, ये आज नहीं डिसाइड करना है ना, ये आपको डिसाइड करना है प्रीलिम्स से 3-4 दिन पहले। तब तक भाई साहब ऐसे तैयारी करनी है कि, है ना, कि आपका प्री निकल, है ना, प्री निकालना है आपको, ऐसे तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि वो अगले साल आपके काम आएगी। जो आप कह रहे हो ना कि मान लो आपने अगर अटेम्प्ट स्किप किया तो बेहतर होगा कि अभी मेंस की तैयारी करो, ताकि अगले साल जो है आप अच्छे से, ठीक है, मेंस दे लो। भाई साहब वो मेंस की तैयारी आप इस साल के प्री की तैयारी के और दिसंबर के बीच आप अच्छी मेंस की तैयारी अगले साल के लिए वैसे भी कर सकते हो अगर आप स्किप करते हो। अभी कम से कम ये चीज़ तो स्ट्रॉन्ग करो कि अगले साल जब आप दो तो प्री तो कम से कम निकले, उसके बाद जो मेंस आपने तैयार किया हो वो निकले। तो अभी ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे स्किप करना है या नहीं। बट अगेन स्किप करने में बुराई भी कोई नहीं है, कुछ और चीज़ एक्सप्लोर कर लो अगर आपके पास, है ना, आपने 3 कर अटेम्प्ट, अपने 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिए हुए हैं, कुछ और चीज़ ट्राई करो, है ना। कोचिंग हो जा, अगर आपको लगता है कि हाँ फाइनेंशियल जो है दिक्कतें आ रही है, इनकी कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, आई थिंक ये जॉब अपनी, ठीक है, इन्होंने मुझे अपना केस बताया था, ओहो, ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो इनकी कोई ऐसी फाइनेंशियल वो उतनी दिक्कत नहीं है, इन्होंने अपना जो है अ, क्या कहते हैं वो जो जॉब प्रोफाइल एटसेट्रा है वो राइट, इन्होंने मुझे बताया हुआ था कि ये रिजाइन करके आए हुए हैं, समझ रहे हो। तो इन, लेकिन अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो कोई चीज़, नई चीज़ एक्सप्लोर कर लो साथ में, क्लियर, नई नई चीज़ें आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं ठीक है, कोचिंग में अगर आपको लगता है कि हाँ फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं, तो कोचिंग वाले कंटेंट क्रिएटर ये फलाना ढिमकाना, है ना, आपके आंसर की इवेलुएटर एटसेट्रा, इनमें अच्छा पैसा देते हैं वो। कई ऐसे लर्नर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आंसर की क्या कहते हैं, ओह सॉरी, ये आंसर शीट्स को इवेलुएट करते हैं और अच्छा ये पैसा दे रहे हैं, 500 रुपया 600 रुपया पर आंसर शीट के वो आपको दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लो, आपने मेंस ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको अटेम्प्ट देना है या नहीं, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं करना है। आपको अभी वो चीज़ें डिसाइड नहीं करनी है। कब करनी है डिसाइड? जब आप अच्छे से, ठीक है, एक बार प्रीलिम्स के करीब पहुंच जाओ, उस वक्त अपने आप को असेस करना कि प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना। अगर अच्छा वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको है, ठीक ठाक, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, ठीक ठाक अगर है तो दे दो, नहीं है तो स्किप करने में कोई बुराई नहीं, समझ रहे हो। सो थैंक यू सो मच एंड यस, ये जो है आपको इसका मिसयूज करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, ठीक है। इफ़ यू बेसिकली काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत मैसेजेस भी आते हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना है तो टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मतलब अगर कोई ऐसा है कि रिपीटेटिव, ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं मुझे, कई रिपीटेटिव कॉल्स भी आए हुए हैं, ठीक है, काइंड ऑफ स्पैमिंग, अगर उसमें इंडल्स पाए गए हैं तो आई एम हार्ड विद द लॉ। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो जो है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि लंबी वीडियो है, अगेन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती है, लेकिन जितना भी है, ठीक है, जैसा भी अपनी तरफ से मैं बेस्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ बेस्ट करने की। तो आई होप वो मेरे वाला बेस्ट आपका अ, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा वहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री अंडरस्टैंडिंग के तौर पे वहाँ पे फिट हो पा रही होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज।